फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इंग्लिश पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विथ डिटेल समझेंगे, जो कि आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। क्योंकि ये जो इंग्लिश पेडागोजी की एमसीक्यू सीरीज है ये आपके सीटेट एग्जाम होने तक चलेगी, तो एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। इसमें काफ़ी चुने हुए क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पिछले सीटेट एग्जाम में भी पूछे गए क्वेश्चंस मैंने लिए हैं बहुत सारे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। मतलब कि हो जाएगा कि भाषा कक्षा में, है ना, लैंग्वेज क्लासरूम में भाषा की कक्षा में जो है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्रभावी, है ना, सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीति है, वो कौन सी है। यानी कि मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी कौन सी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लाइंग एम्फेसिस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि सही उच्चारण पर जो है वो जोर देना। ऑप्शन बी है रीडिंग लिटरेचर अलाउड फ्रॉम अ बुक, मतलब कि पुस्तक से साहित्य को जो है जोर से पढ़ना। ऑप्शन सी है एम्फसाइजिंग ऑन रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि सही उच्चारण और अभिव्यक्ति के साथ पढ़ने पर क्या करना, जोर देना, है ना। एम्फसाइज करना मतलब कि क्या होता है, इसका मतलब जोर देना। ठीक है। ऑप्शन डी है डिस्कसिंग a topic of learners interest and focusing on vocabulary in context, मतलब कि शिक्षार्थियों की जो है रुचि के विषय पर चर्चा करना और संदर्भ में शब्दावली पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे, डिस्कसिंग अ टॉपिक ऑफ लर्नर्स इंटरेस्ट, है ना, मतलब कि जिसमें बच्चे की रुचि है। एंड फोकसिंग ऑन वोकाबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि फोकस करना किसमें, तो संदर्भ में शब्दावली पर, है ना। संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या हो जाता है, संदर्भ। ठीक है, और ये काफी पॉजिटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि इसका मतलब भी समझ लीजिए, संदर्भ का मतलब जो हो जाएगा, इसका मतलब होता है जो मीनिंगफुल हो। ठीक है, जो मीनिंगफुल हो और क्या हो, आपके रियल वर्ड से रिलेटेड हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो कॉन्टेक्स्ट जो है ये काफी पॉजिटिव वर्ड है। आप बिना क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शंस को पढ़े भी इसका आंसर लगा सकते हैं, अगर आपको संदर्भ किसी ऑप्शन में दिखा तो, है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज लर्निंग इज, मतलब कि भाषा अधिगम क्या है। ऑप्शन ए है नेचुरल एंड सबकॉन्शियस। ऑप्शन बी है डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस। ऑप्शन सी है बोथ नेचुरल एंड डेलिब्रेट, या ऑप्शन डी है इननेट एंड इनवॉलंटरी। तो भाषा अधिगम या भाषा सीखना क्या हो जाएगा, तो ये जो है याद रखिएगा हमेशा नेचुरल होगा, है ना। जिस भी ऑप्शन में आपको नेचुरल दिखे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन नेचुरल के साथ साथ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका सबकॉन्शियस। ठीक है, सबकॉन्शियस भी होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में है नेचुरल एंड सबकॉन्शियस, नहीं नहीं, इसमें नेचुरल और सबकॉन्शियस किस में होगा, ये आपको याद रखना है। तो ये होगा आपका मतलब कि लैंग्वेज एक्विजिशन में होगा ना। लैंग्वेज लर्निंग में जो है नेचुरल एंड सबकॉन्शियस नहीं होगा। लैंग्वेज लर्निंग में क्या हो जाएगा आपका डेलिब्रेट और कॉन्शियस होगा। याद रखिएगा, भाषा अधिगम में आपका डेलिब्रेट और कॉन्शियस होगा।
लेकिन जब आपसे पूछेगा एक्विजिशन के बारे में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जब आपसे पूछेगा एक्विजिशन के बारे में, ठीक है, यानी कि अ, भाषा अर्जन के बारे में, तब ये क्या होगा आपका, तो नेचुरल और सबकॉन्शियस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है लैंग्वेज लर्निंग यानी कि अधिगम के बारे में, तो जो वो होगा डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क हर लर्नर्स ऑफ क्लास 8 as a follow up task of the reading lesson to list the events and ideas of the story in the sequence. What does she do? मतलब कि इसमें पूछ रहा है कि एक शिक्षिका जो है अपने क्लास 8 के, है ना, बच्चों को पठन पाठ जो है ना, रीडिंग लेसन जो है में क्या कर रही है, कहानी की घटनाओं, है ना, इवेंट्स एंड आइडियाज, कहानी की घटनाओं और विचारों को क्रम से जो है ना, इन अ सीक्वेंस, यानी कि क्रम से जो है सूचीबद्ध करने के लिए कहती है। ठीक है, तो वह क्या, व्हाट डज शी डू, तो वह क्या कर रही है। ऑप्शन ए है आस्किंग हर स्टूडेंट्स टू क्रिएट अ सब टेक्स्ट, मतलब कि अपने विद्यार्थियों से जो है सब टेक्स्ट यानी कि उप पाठ बनाने के लिए कहती है। ऑप्शन बी आस्किंग हर स्टूडेंट्स टू रीड द स्टोरी अगेन, या फिर अपने विद्यार्थियों से कहानी को फिर से पढ़ने के लिए कहती है। ऑप्शन डी है रिनफोर्सिंग देयर राइटिंग स्किल्स, मतलब कि उनके लेखन कौशल को सुदृढ़ बना रही है। ऑप्शन डी है प्रमोटिंग देयर स्किल्स टू रिकॉल, या फिर याद करने के लिए उनके, मतलब याद करने के उनके कौशल को बढ़ावा देती है, रिकॉल करती है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा जरूर से इस क्वेश्चन को, क्योंकि समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। जैसे कि ऑप्शन ए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बट कैसे, तो देखते हैं। जैसे कि आप सुबह उठे, फिर आपने जो है नाश्ता किया, फिर आप स्कूल गए, फिर आपने पढ़ाई की, फिर आप क्या करें, वापस घर आए। ठीक है, तो जब आप जैसे कि पाठ पढ़ने के बाद आप कुछ चीजें करवा सकते हैं, है ना, इसके द्वारा बच्चों से, जैसे कि है आपका उसे हम क्या कहेंगे, तो कह सकते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, पैराफ्रेजिंग कहेंगे, उन चीजों को पैराफ्रेजिंग कहेंगे, सब टेक्स्ट कहते हैं, सब टेक्स्ट कहते हैं और समरी कहते हैं। ये सारी जो चीजें हैं हम बच्चों से करवा सकते हैं, कब, तो पाठ पढ़ने के बाद हम करा सकते हैं, है ना, जिससे कि हमें इसका जो टास्क है वो बच्चों को समझ में आए, और वो स्टोरी इन सीक्वेंस यानी कि अब इवेंट्स और आइडियाज को क्या करे, स्टोरी को सीक्वेंस में लिख सके। तो आस्किंग हर स्टूडेंट्स टू क्रिएट अ सब टेक्स्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, मतलब कि अपने विद्यार्थियों से जो है उपपाठ बनाने के लिए वो कहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम रीड्स एन आर्टिकल फ्रॉम अ न्यूज़पेपर so as to represent the overall idea of the text to his group the next day. What is his reading known as? तो इसमें पूछ रहा है कि श्याम एक अखबार से क्या कर रहा है, एक लेख पढ़ता है ताकि अगले दिन अपने समूह को पाठ के समग्र विचार का प्रतिनिधित्व कर सके, है ना, ओवरऑल आइडिया का। तो उसके पढ़ने को क्या कहा जाता है, पूछा है ना, व्हाट इज हिज रीडिंग नोन एज। ऑप्शन ए है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, यानी कि पंक्तियों के बीच पढ़ना। ऑप्शन बी रीडिंग बियॉन्ड द लाइंस, यानी कि पंक्तियों से परे पढ़ना। ऑप्शन सी स्कैनिंग, ऑप्शन डी स्किमिंग। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी,
स्कीमिंग कहते हैं हम उसे, आप इस वर्ड से भी आंसर लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पर बात हो रही है ओवरऑल आइडिया की, क्योंकि श्याम जो है एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, मतलब न्यूज़पेपर में एक लेख पढ़ रहा है ना। क्यों पढ़ रहा है, तो ताकि वो अपने ग्रुप समूह को क्या कर सके, बता सके, अपना जो विचार है उसको रिप्रेजेंट कर सके, है ना। तो उसके पढ़ने को हम क्या कहते हैं, तो स्कीमिंग कहते हैं। जान लीजिए बाकी सभी के बारे में भी। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये क्या हो जाएगा आपका, हिडन मीनिंग। क्या है ये, हिडन मीनिंग है, मतलब कि हिडन मीनिंग को क्या करना, निकालना। ठीक है, हिडन मीनिंग को निकालना क्या कहलाएगा आपका, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। और आपका रीडिंग बियॉन्ड द लाइंस ये क्या हो जाएगा, तो ये इसमें आता है आपका क्रिएटिव मीनिंग। क्रिएटिव मीनिंग निकालना जो है वो क्या कहलाता है, तो आपका रीडिंग बियॉन्ड द लाइंस, है ना। मतलब किसी भी चीज के बियॉन्ड जाकर आप जो है वो उसका मीनिंग निकाल रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन सी जो है स्कैनिंग। अब स्कैनिंग में क्या होता है, तो इसमें जो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात होती है, किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार ये पॉइंट्स में ही आपके आंसर्स आपको मिल जाते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर ओवरऑल आइडिया की बात हो रही है, तो अगर आपको पता होगा ये ओवरऑल आइडिया जो है स्कीमिंग में आता है, तो आप तुरंत से इसका आंसर लगा सकते हैं, और आपका बाकी जो टाइम है वो बचेगा और दूसरे क्वेश्चंस के लिए, है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में भी आप जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर तरीके से याद होता है। अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना दिया हो जैसे कि आपसे पूछे कि जैसे कि आप अभी सीटेट का एग्जाम दिलाने जाओगे, है ना, तो आप वहाँ रोल नंबर वाली लिस्ट में अपने रोल नंबर ढूंढोगे, अपना ही रोल नंबर ढूंढोगे ना, बाकी के रोल नंबर से आपको मतलब ही नहीं है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और जो स्किमिंग होता है ये ओवरऑल आइडिया की बात करता है और जिस्ट की बात करता है ना। और इसका एक प्रकार से मतलब हो जाएगा क्या, कि ऊपर ऊपर से पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना, वो क्या कहलाता है, स्किमिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपको इससे चार चीजें पता चल गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, पूछा है ना। भाषा शिक्षा की, लैंग्वेज एजुकेशन की जो है अवधारणा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नॉट पूछा है ना। ऑप्शन ए है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन बी टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस, ऑप्शन डी फ्रॉम एंड फंक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन नहीं है ना। भाषा शिक्षा की जो है अवधारणा नहीं है, कॉन्सेप्ट मतलब हो जाएगा अवधारणा, ठीक है, अवधारणा नहीं है। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, बाकी आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस है ना, और फ्रॉम एंड फंक्शन ये भी होता है। नेक्स्ट है, क्योंकि आप एनालिसिस करते हैं ना भाषा में, तो ये होगा। नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो असेसमेंट एम्स एट। अब यहाँ पर बात हो रही है पोर्टफोलियो असेसमेंट, यानी कि आपके पोर्टफोलियो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, पूछा है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है collection of instances of learning by learners over a period of time as evidences। मतलब कि इसमें बोल रहा है कि शिक्षार्थी द्वारा सीखने के उदाहरणों का जो है वो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है। क्या, तो कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करे उस चीज को, यानी कि साक्ष्य के रूप में क्या करे, समय की अवधि में, है ना, किसी साक्ष्य के रूप में
यानी कि एविडेंस मतलब होता है क्या, साक्ष्य, है ना। तो किसी साक्ष्य के रूप में क्या करें, समय की अवधि में जो है शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के उदाहरणों का संग्रह किया जाए टीचर्स के द्वारा, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, पोर्टफोलियो असेसमेंट कहलाएगा क्या। ऑप्शन बी है कलेक्शन ऑफ द मार्क्स और ग्रेड बाय लर्नर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज एविडेंस, या फिर जो है शिक्षकों के द्वारा एविडेंस के रूप में, किसी साक्ष्य के रूप में रखा, किसी निश्चित समय अवधि में शिक्षार्थियों द्वारा जो प्राप्त अंक है या ग्रेड है उनका संग्रह, उनका कलेक्शन हो। ये क्या, ये मतलब संग्रह करना, क्या ये असेसमेंट होगा पोर्टफोलियो का। ऑप्शन सी है कंडक्टिंग रिटन एंड ओरल टेस्ट्स इन ऑर्डर टू जज लर्नर्स लैंग्वेज लर्निंग। टेस्ट इज है ना यहाँ पास, टेस्ट इज। तो मतलब कि शिक्षार्थी की भाषा सीखने का आकलन करने के लिए जो है वो लिखित और मौखिक परीक्षण का क्या करना, आयोजित कराना, कंडक्ट कराना, है ना। ऑप्शन डी है क्रिएटिंग अ प्रोफाइल ऑफ ईच लर्नर थ्रू अ प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, मतलब कि प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से प्रत्येक शिक्षार्थी का क्या करना, प्रोफाइल बनाना। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट का उद्देश्य क्या है इन चारों ऑप्शन में से। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो असेसमेंट में कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड का प्रोफाइल क्रिएट करना ये नहीं बोलता, है ना। कंडक्टिंग रिटर्न ओरल टेस्ट ये भी नहीं होगा, और जो मार्क्स दिए होते हैं, ग्रेड ग्रेड दिए होते हैं, मार्क्स दिए होते हैं लर्नर्स को, उसका भी एविडेंस कलेक्ट करना ये भी नहीं कहा जाता। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, बच्चे ने कितनी चीजें अचीव करी है इसके बारे में असेसमेंट होता है ना। उसने उसमें जो है कितना सुधार आया है ना, शुरू से लास्ट तक ये देखा जाता है बच्चे के पोर्टफोलियो असेसमेंट में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कलेक्शन ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ लर्निंग बाय लर्नर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज एविडेंस, ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। अब बहुभाषिकता से कुछ क्वेश्चंस है, तो बहुभाषिकता के बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए है ओनली लर्निंग द मदर टंग, यानी कि केवल मातृभाषा सीखना। ऑप्शन बी है लर्निंग फ्रॉम द मदर टंग, या मातृभाषा से सीखना। ऑप्शन सी है फर्स्ट लर्निंग द मदर टंग देन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज इन ऑर्डर, या फिर पहले मातृभाषा सीखना फिर क्रम से जो है वो दूसरी भाषा को सीखना। ऑप्शन डी है लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस एंड लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस एज मदर टंग, या फिर कई भाषाएं सीखना और विदेशी भाषाओं को क्या करना, मातृभाषा के रूप में सीखना। क्या ये होगा मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषिक, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बेस्ट आंसर है, फर्स्ट लैंग्वेज द मदर टंग देन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज इन ऑर्डर। ऑर्डर में करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, है ना। पहले आप क्या करेंगे, मातृभाषा सीखेंगे, फिर क्रम से जो है आप दूसरी भाषा को सीखने का प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप पहले मातृभाषा आएगी, आपका मदर टंग है ना, उसके बाद ही आप सीख सकते हैं किसी दूसरी भाषा को। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसलिए भी होता है क्योंकि जैसे कि आप सभी भाषाओं को, है ना, इसमें सेकेंड लैंग्वेज की भी बात हो रही है इन ऑर्डर, तो ऐसा क्यों होगा। तो जैसे कि आप सभी भाषाओं को अपनी मातृभाषा की तरह ही आसानी से सीख जाते, है ना, तो फिर सीख किसी एक भाषा को जैसे कि सीख दूसरी भाषा को सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, है ना। आप अपने आप ही सीख जाते फ्लुएंटली, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरी भाषा को ज्यादातर सीखा जाता है किसमें, तो इन ऑर्डर में, है ना। तो इसलिए इसको गलत आंसर मत लगा लीजिएगा, इसलिए इसे इन ऑर्डर में सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is important for the selection of teaching learning material for students।
मतलब कि छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इट शुड बी इजली अवेलेबल इन नियर बाई मार्केट, मतलब कि यह पास के बाजार में जो है आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ऑप्शन बी इट शुड नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब यह बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी है द स्टूडेंट शुड मेक देम देमसेल्व्स, मतलब कि छात्र को स्वयं इसे बनाना चाहिए। ऑप्शन डी है इट शुड बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड फिट टू बी यूज्ड इन इंटीग्रेटेड मैनर, या फिर जो है यह संदर्भगत होना चाहिए, है ना, इंटीग्रेटेड मैनर में होना चाहिए और एकीकृत तरीके से उपयोग करने के लिए उपयुक्त तो होना चाहिए, है ना। अच्छा, कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड यानी कि हो जाएगा, इसका मतलब होता है संदर्भगत, और इंटीग्रेटेड मैनर यानी कि एकीकृत, ठीक है, इसका मतलब होता है संदर्भगत, ठीक है। और इंटीग्रेटेड मैनर मतलब हो जाएगा आपका एकीकृत तरीके से। तो इस ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो ही है वो सबसे करेक्ट आंसर है इसमें, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया था कि छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री, है ना, शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के चयन के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि जो सामग्री है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअलाइज होना चाहिए, मतलब कि संदर्भगत होना चाहिए, और एकीकृत तरीके से उपयोग करने के लिए जो है उपयुक्त होना चाहिए, है ना, इंटीग्रेटेड मैनर में होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीच प्रॉब्लम आर रिलेटेड विथ, मतलब कि पूछा है इसमें कि जो स्पीच प्रॉब्लम्स होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए है वॉइस, ऑप्शन बी फ्लुएंसी, ऑप्शन सी आर्टिकुलेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। इन सभी से जो है वो बोलने संबंधित, है ना, स्पीच प्रॉब्लम यानी कि बोलने संबंधित जो है ये सभी से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश is known as a combination of direct method and grammar translation method। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जरूर से इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन, मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी पढ़ाने की जो है निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है वो प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण अनुवाद विधि, है ना, यानी कि आपका हो गया डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के संयोजन के रूप में जानी जाती है, एज अ कॉम्बिनेशन, है ना, एज अ कॉम्बिनेशन के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए है सिचुएशनल मेथड, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल मेथड, ऑप्शन सी बाइलिंगुअल मेथड, या ऑप्शन डी है कम्युनिकेटिव मेथड। तो इसका आंसर देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और अगर आपको इस वीडियो में लिए गए जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ रहे हो अच्छे तरीके से, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उसे हम क्या कहते हैं, बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं, यानी कि मातृभाषा और इसमें टारगेट लैंग्वेज दोनों का यूज हो रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा, आपका बाइलिंगुअल मेथड कहलाएगा। बाकी ये जो सारे मेथड है ये सभी अलग मेथड्स हैं, बट यहाँ पर डायरेक्ट मेथड मतलब कि क्या हो जाएगा, याद रखिएगा टारगेट लैंग्वेज होता है किसमें, तो डायरेक्ट मेथड में जो है टारगेट लैंग्वेज होता है, ठीक है, टारगेट लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या आ जाएगा, मातृभाषा में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ टीचर इन रेमेडियल टीचिंग इज। इसमें पूछा है आपसे कि उपचारात्मक शिक्षण में एक शिक्षक का क्या रोल है। ऑप्शन ए है प्रोवाइड स्पेशल ट्रेनिंग टू ऑल द लर्नर्स, मतलब कि सभी शिक्षार्थियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन बी डिजाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशंस, या फिर सार्थक सीखने की स्थितियों को डिजाइन करना।
ऑप्शन सी है प्रोवाइड ओरल इंस्ट्रक्शंस या फिर मौखिक निर्देश प्रदान करना। ऑप्शन डी है प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर लर्निंग, या फिर जो है बेहतर सीखने के लिए अमूर्त उदाहरण। एब्स्ट्रैक्ट मतलब हो जाएगा यहाँ पर अमूर्त, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है अमूर्त, तो अमूर्त उदाहरण प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, डिजाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशंस, है ना, मीनिंगफुल होने चाहिए जो है, क्या होने चाहिए, तो लर्निंग सिचुएशन जो है आपके मीनिंगफुल होने चाहिए, उसी प्रकार आपको डिजाइन करना चाहिए, है ना, मतलब कि सार्थक रूप से, है ना, आपको सीखने की स्थितियों को क्या करना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिसलेक्सिया रिलेटेड टू। ऑप्शन ए है मेंटल डिसेबिलिटी, मतलब कि एक डिसलेक्सिया जो है एक प्रकार की डिसेबिलिटी है, ठीक है। ऑप्शन बी बिहेवियरल डिसेबिलिटी, ऑप्शन सी है न्यूमेरिकल डिसेबिलिटी, ऑप्शन डी है रीडिंग डिसेबिलिटी। तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने संबंधी या पठन संबंधी डिसेबिलिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ फोनीम्स। तो इसमें पूछा गया है कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी ध्वनियां होती है। ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 44 या ऑप्शन डी है 48। तो याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी ध्वनियां होती है पूछा है, तो वो हो जाएगा आपका 44, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 44 ध्वनियां होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, the students having the problem with learning the rules of grammar, the teacher should be। मतलब कि इसमें पूछा जा रहा है ग्रामर रूल्स को, है ना, ग्रामर रूल्स को जो मतलब कि सीखने में बच्चों को जो है क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो शिक्षक क्या करे, ये पूछा है। ऑप्शन ए है प्रोवाइड द नोट्स ऑफ ग्रामर रूल्स, मतलब कि जो है व्याकरण के नियमों के नोट्स क्या करें, बच्चों को प्रोवाइड कराएं। ऑप्शन बी टेल स्टूडेंट्स टू राइट द रूल्स एंड लर्न देम बाय हार्ट, या फिर छात्रों को नियम लिखने और उन्हें आप बाई हार्ट यानी कि दिल से याद करने के लिए कहें। ऑप्शन सी इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, या फिर व्याकरण के नियमों के निर्माण में छात्रों की क्या करें, भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट करें। ऑप्शन सी कंडक्ट टेस्ट एवरीडे, या फिर जो है रोज रोज क्या करें, परीक्षण आयोजित कराएं, यानी कि टेस्ट जो है कंडक्ट कराए डेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन्वॉल्व करे बच्चों को, ठीक है, बच्चों को क्या करे, इन्वॉल्व करे व्याकरण के नियमों के निर्माण में, ठीक है। तो ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक टीचर को यही करना चाहिए, है ना, ना कि उसे ग्रामेटिकल नोट्स प्रदान करे, है ना, अपने अपने से ही सीख ले वो सारी चीजों को, है ना, ये भी गलत है। और कंडक्ट एवरीडे क्लास टेस्ट करवाने से कोई फायदा नहीं है जब उनको पता ही नहीं है कुछ, है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उन्हें इन्वॉल्व करें ताकि वो स्वयं से अच्छी तरीके से सीख सके फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स को। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेजी पढ़ाने के सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए है प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल्स ऑफ द कंट्रोल्ड वोकेबुलरी, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इसको याद रखिएगा कि प्रिंसिपल पूछे अगर आपको टीचिंग इंग्लिश टीचिंग के, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, मतलब कि अंग्रेजी पढ़ाने का अगर आपको सिद्धांत पूछा जाए तो ये दोनों ही सिद्धांत होंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स होगा, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स, है ना, और प्रिंसिपल्स ऑफ द कंट्रोल्ड वोकेबुलरी, ये दोनों ही होंगे। तो ये थे आज के टोटल 15 एमसीक्यूज।
अगर आपको इस वीडियो में लिए गए जो सारे एमसीक्यूज हैं आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रहे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। तो बने रहिएगा इस चैनल में, क्योंकि आने वाली न्यू वीडियोस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि पेपर जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है आप लोगों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।